चलिए विद्यार्थी, आज हम साइंस का मॉडल पेपर 2 क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि क्लास 10th का VVI क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और सभी बच्चे अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग के साथ पर डे हर एक सब्जेक्ट का इस चैनल पर क्लास 10 का तीनों 5 भी सब्जेक्ट ना मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, पांचों सब्जेक्ट का आपका जो इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं ना पहला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए, 1 नंबर में ऑप्शन दिया है जल, 2 में कांच, 3 में प्लास्टिक और डी में क्या दिया है, मिट्टी। तो भाई देखिए, प्लास्टिक का तो उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी उपयोग कर सकते हैं और जल का भी उपयोग कर सकते हैं, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बुआ, मिट्टी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग निर्गत कोण। क्या बाबू, निर्गत कोण, निर्गत कोण। यानी ऑप्शन नंबर सी 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो माध्यम में, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। दैट इज कोड, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो ये मेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यानी कि कोई व्यक्ति है तो उसको जो है, अगर जो स्पष्ट सबसे कम दूरी की दूरी क्या दिखाई दे सकता है, कितना, तो इसका ऑप्शन हो जाता है 25 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष हम बताए हैं, दृष्टि दोष पढ़ाए थे, उसमें बताए थे आप लोग को, और आप लोग जो भी पढ़े होंगे, यानी जो आपको दृष्टि दिखाई दे रहा है वही आपके अंदर में दृष्टि दोष है। अगर निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो यानी कि दूर दृष्टि दोष ना। तो हमारे समझ के इसका जो आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है कौन सी वस्तु को, तो दूर की वस्तु को। किसको हुआ, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा। और निकट दृष्टि वाले जब पूछेगा कि वो साफ साफ कौन सी वस्तु को देख सकता है, तो निकट की वस्तु ना। फिलहाल अभी दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। अगला क्वेश्चन, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। देखिए, आप बनाइए, क्या हुआ, प्रिज्म बनाइए। प्रिज्म बनाने के बाद आप प्रिज्म से गुजारिए, तो देखिए ये प्रिज्म हुआ ना। चलिए ये क्या आ गया, इसको पहले हटा लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा, ये प्रिज्म बनाए हम एक ठो ना, और प्रिज्म, और ये इधर से श्वेत प्रकाश गुजारे, ये आपतित हो रहा है, और आपतित के बाद ये क्या मुड़ेगा, मोटी सतह की तरफ क्या होगा, मुड़ेगा। और मुड़ने के बाद ये 7 अवयवी रंगों में क्या होगा, विभक्त होगा ना। और जिस पर्दे पे उतारा जाएगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, वर्णपट। क्या कहेंगे बुआ, वर्णपट। तो हम नीचे से सेट करते हैं बैजानी हाफ पिनाला। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे नीचे क्या होता है वो, बैगनी, तब ना बैजानी हाफ पिनाला, यानी बैगनी हो गया। तो इसमें जो झुकाव होगा सबसे अधिक होगा वो किसका होगा, बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या बोल रहा है ना, किस उपकरण में धन और
त्वरण का चिन्ह नहीं होता है, तो ये कुंडली में नहीं होता है वो, क्योंकि वोल्ट मीटर में होता है, एम्पियर में होता है और विद्युत सेल में भी होता है। तो किस में नहीं होता है? कुंडली में। कुंडली में जो होता है उसमें जो कोई चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ना। बोल रहा है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ना समतुल प्रतिरोध होगा। देखिए समतुल प्रतिरोध क्या हुआ? समतुल प्रतिरोध यानी कि समतुल प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में रहता है तो उसको R बराबर हम लोग करते हैं R1 प्लस R2। कितना हुआ? R1 प्लस R2। तो R1 का मान यहाँ पर दे रखा है 10 ओम। कितना? 10 ओम अब प्लस 20 ओम। 20 ओम तो जोड़ेंगे तो हमारे समझ में 10 ओम और प्लस 20 ओम बराबर हो जाएगा कितना हुआ? 30 ओम ना। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की देखिएगा ना, क्या बोल रहा है ना 9 नंबर में। तो बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो कार्य क्या होगा? तो इसका जो कार्य हो जाएगा क्या हुआ? 12 दूनी 24 ना। यानी कि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर जो होता है सूत्र होता है ना, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे क्या हुआ? V गुने आई। तो आई देले है कितना? 2 और V देले है कितना? 12। तो जब 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 24 जूल हो जाएगा कार्य। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी ऑप्शन नंबर क्या? बी। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विद्युत फ्यूज काम करता है तो धारा चुंबकीय प्रभाव के लिए, धारा ऊष्मीय प्रभाव के लिए, धारा का रासायनिक प्रभाव के लिए या किसी पर भी। जी नहीं, विद्युत फ्यूज जो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव को क्या करता है? बचाती करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। यदि किसी नरम लोहे की धारावाहिक कुंडली को गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? किसी भी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली की गर्भ में रख देंगे तो वो विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय गुण ना। हाँ, साथ ही साथ उसके अगल बगल जो होंगे वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाएंगे ना, या चुंबकीय रेखा कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ना। करा एक kWh तुल्य होता है। एक kWh जो हम घर में मीटर का उपयोग करते हैं उसमें ये यूनिट के बराबर किया जाता है। तो इतना बराबर जो हो जाता है क्या होता है? तो ये होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। कितना हुआ? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी ऑप्शन नंबर इसका आपका क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। कितना नंबर? बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे बाबू ना। चलिए ना अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 10 तो हो गया था, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। और नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। यूरेनियम 235 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है तो H2O मुक्त होता है, तो इसका अनुपात क्या होता है? वह हाइड्रोजन 2 रहता है और एक क्या रहता है? ऑक्सीजन 1 यानी कि H2O। देखिए H2O हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो यानी कि 2:1। 2:1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। कैसा हुआ? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण Fe2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा ना, इधर हाइड्रोजन कितना है? हुआ 2 और ऑक्सीजन कितना है? 4 ना। तो हम लोग जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए जानते हैं दोनों तरफ ना बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण को जो संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कितना करना पड़ेगा ना? 3Fe ना, तब ना 3Fe गुना होगा ना, और इधर भी Fe3 है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जल की ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 1 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू H2O। अब करेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। और इधर क्या बच गया हुआ? अगर एरो के इधर हम लोग देखते हैं तो बच गया क्या हुआ? Fe3 अपर O4 अब प्लस क्या हुआ?
H2 को अगर जो करेंगे तो इधर देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 4, तो 4 हाइड्रोजन। अब बताइए जल में कितना गुना हुआ था 4, यही पूछ रहा है जल में जो है अणुओं की संख्या क्या होगी, तो कितना गुना हो जाएगा बुआ 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बुआ। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया। ना देखिए सोडियम क्लोराइड को जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बुआ, तो इस पर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाएगा क्या बुआ? इस प्रक्रिया को हम द्विविस्थापन भी कह सकते हैं या विघटन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विघटन। चलिए आप लोग मार लीजिएगा विघटन। चलिए अगला, चीनी का आणविक सूत्र होता है क्या बुआ? चीनी का होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक सूत्र है, आप लोग डायरेक्टली मार दीजिएगा, कोई देरी नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। हमारे शरीर किस pH पारस के अंदर कार्य करता है? 911, 9 से कितना हुआ 11, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। निम्नलिखित में किसी चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है और आयरन है, तो हम जो चाकू से काट सकते हैं दो तत्व को, एक लिथियम को, एक क्या हुआ सोडियम को, बट यहाँ सोडियम ऑप्शन नहीं दिया इसलिए हम काटेंगे किसे हुआ लिथियम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बोल रहा है क्या हुआ? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे बुआ क्या बोल रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु बोल रहा है ना, तो Fe, कॉपर, Cu, निकेल, Na Sb, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या हुआ आपका जो है उपधातु हो जाएंगे। अगले बोलते हैं प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बोहर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किए थे। किसने किए थे बुआ? बोहर नामक वैज्ञानिक ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो पहला क्वेश्चन है मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन। एथाइन देगा, क्या देगा बुआ? एथाइन, ऑप्शन नंबर डी मारना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? समावयवी का कहने का अर्थ हुआ परमाणु संख्या समान होना चाहिए बट संरचना अलग अलग हो सकता है। क्या हुआ? संरचना अलग अलग हो सकता है, परमाणु संख्या समान हो जाएगा लेकिन संरचना अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा C2H5 और C5H12 और C2H12 ये हमारे समझ से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। वर्ग 1 में तत्व कहलाते हैं, यानी कि वर्ग 1 में जो तत्व रखे गए हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं टोटल कितने वर्ग हैं वो 18 वर्ग, और जो है आवर्त की संख्या कितनी है 7। वर्ग की संख्या जो पीरियोडिक टेबल मोस्टली के द्वारा हम लोग पढ़े हैं उसमें देखते हैं टोटल 12 वर्ग है और क्या 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो 26 का क्वेश्चन जो बोल रहा है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, यानी वर्ग जो 1 में है वो तत्व क्या कहलाते हैं, इस पर आप हमको ध्यान देना है। तो वर्ग 1 के तत्व जो जितने भी होते हैं सभी के सभी क्षार धातुएं कहलाते हैं, सभी के सभी क्षार धातुएं। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है पौधे में श्वसन के अंतर्गत ADP ADP गलत लिखा गया, ATP लिखाना चाहिए, एंडोल ट्राई फास्फेट जिसको हम लोग कहते हैं कि टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो अगर जो बात किया जाए तो कैलोरी में अगर जो बात किया जाए तो 38 कैलोरी ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर कैलोरी में हमें नहीं ऑप्शन दिया है किलो जूल मोल में दिया है, तो ये 30.5 हो जाएगा, 30.5 किलो जूल मोल। चलिए पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। जाइलम जो है जल का संवहन करता है और भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। कौन करता है बुआ? पौधों में जितने भी पौधे हैं उसमें जल का संवहन जो करता है वो कौन करता है? जाइलम, और भोजन का जो संवहन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। आगे क्या बोल रहा है
ना खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र हम बताए होंगे आपको दो सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम बताए होंगे तो दो प्रकार के बताएंगे, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्या हुआ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसका परिभाषा दे दे तो वैसे ना बॉडी जिसके अंदर रक्त का परिवहन जो होता है किसी क्या हुआ बंद नली में नहीं होकर पूरे बॉडी में होती है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि ना बंद परिसंचरण यानी वैसे बॉडी जिसके अंदर खुले में नहीं बिल्कुल एक क्या हुआ नस या एक भाल्व के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है, उसे हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है खुला परिसंचरण तंत्र ना, तो इसके अनुसार से जो होगा क्या होगा, मनुष्य में तो भाई नस के द्वारा चलता है ना। ना कॉकरोच में कोई वाल्व नहीं होते हैं, घोड़ा में ऊँट में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा और जो है ऊँट क्या है तो इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए इसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, यानी प्रतिवर्त क्रिया क्या कहलाता है, जो कह रहा है आपका, तो देखिए लार आना जी नहीं, रक्तदान नहीं, हृदय की गति, ओ अच्छा सॉरी ये लार आना है तो ये भी क्या है प्रतिवर्त क्रिया है, रक्तदान भी है प्रतिवर्त क्रिया, हृदय की गति, इनमें से सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। हम बोलेगा कि क्रिया नहीं है जो पूछ रहा है, लेकिन नहीं प्रतिवर्त क्रिया है, क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है प्रतिवर्त क्रिया है। अगला, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किस भाग में, मस्तिष्क गुहा में, ना सेरिबेलम में कोई नहीं, ना यानी इनमें से बोल रहा है कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो है मस्तिष्क गुहा में जो है कोमल मस्तिष्क का सुरक्षा में रखा जाता है ना, तो ये आपको मस्तिष्क गुहा हो जाएगा। चलिए अगला बोलिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। अगर जो बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका अगर जो बात किया जाए ना, जो पूरे बॉडी में फैले होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका, क्या हुआ तंत्रिका कोशिका, लंबी यानी कि बड़ी अगर जो बोला जाए, क्योंकि बॉडी के हर एक भाग में उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ संवेदना पहुंचाने का कार्य करते हैं ना, तो हमारे समझ से इसका ऑप्शन नंबर आप लोग समझ गए होंगे सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। मुकुलन हम लोग जानते हैं अमीबा में जो होता है क्या होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, किसके द्वारा विखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन ना, बाइनरी फिजन यानी द्वि विखंडन ना। और ईस्ट में जो होता है मल्टी फिजन होता है, क्या होता है वो मल्टी फिजन, यानी बी भी नहीं होगा ना, तो इसका आंसर जो होगा ना। लेकिन अगर जो मुकुलन की बात किया जाए मलेरिया परजीवी पैरामीशियम, तो ईस्ट में भी होता है मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है, नर जनन अंग ना, हम लोग जानते हैं जो नर जनन अंग अगर जो बोला जाए तो एंडोशियम, क्या हुआ एंडोशियम, बट एंडोशियम का हिंदी होता है क्या हुआ आपका जो हो जाता है एंडोशियम का हिंदी हो जाता है जयांग हो जाता है ना। अब यहाँ पर नहीं सॉरी एंडोशियम का हिंदी हो जाएगा पुमंग हो जाएगा, और जयांग गैनोशियम का जयांग ना, हाँ पुमंग हो जाएगा और इसका हो जाएगा जयांग। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है, अंडप बोल रहा है, वर्तिकाग्र यानी ये भी नहीं वर्तिका ही भी नहीं, तीनों के तीनों तो पाया जाता है। ये तीनों किस में पाया जाता है आपको गैनोशियम में पाया जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये नर जनन बोल रहा है तो पुंकेश्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुंकेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं ना, इसको ऑटोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं ऑटोसोम, क्योंकि 44 जो होता है 44 ऑटोसोम होता है प्लस एक्स और वाई होता है जो लिंग निर्धारण करने के काम आता है, किसमें आता है लिंग निर्धारण में। तो ये बोल रहा है 22 जोड़ा यानी कि 44 क्रोमोसोम, लेकिन क्या हो जाएंगे ये ऑटोसोम हो जाएंगे ना, यानी ऑटोसोम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, देखिए पंछी का पंख और चमगादड़ का पंख ना, ये बोल रहा है क्या कि समजात अंग होंगे और क्या होंगे वो संवृत अंग होंगे, अवशेषी अंग होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले हम जब बायोलॉजी पढ़ाए होंगे तो उसमें आपको बताए होंगे कि समजात अंग किसे कहते हैं और असमजात अंग किसे कहते हैं। तो समजात अंग उसे कहते हैं जिसका अंग क्या कार्य क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, कार्य भिन्न भिन्न हो। पक्षी और चमगादड़ के पंख ना, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा
ये यानी कि कार्य संरचना भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य क्या हो, एक हो, उसे हम समझात अंक कहते हैं। आई मीन ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे ना। आगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बुआ, शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ओजोन एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक अणु में O3 होते हैं ना, कितने बुआ, 3। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पेट्रोलियम का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए, मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सभी में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है, सभी में होता है। कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है, जलीय जीव, पौधे, चट्टान, इनमें से सभी। ये भी हो जाएंगे इनमें से सभी। चलिए आगे की देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ना बुआ। तो ये जो हो जाएगा I² इंटू आर, I² इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाते हैं ना, यानी कि इसमें परिवर्तन जब घूमेगा वो तो कितनी के बाद यानी कितने परिभ्रमण करेगा तो उसके बाद उसका जो है विद्युत धारा की दिशा में हो जाएगा ना। तो चलिए 42 का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका देख लीजिए, 42 का क्या हो जाएगा बाबू ना। तो हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आधे। क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आगे, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन क्या उदाहरण है ना, यानी कि जो है हाइड्रा, अमीबा, अस्पायरो वगैरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ, अमीबा में हो जाएगा। क्या हुआ, अमीबा में। चलिए अगले क्वेश्चन ना, कौन सा अजैव न्यूनीकरण का कचरा है ना, अजैव न्यूनीकरण, केले, छिलके, थर्मोकोल, थर्मोकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, थर्मोकोल अजैव न्यूनीकरण का है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो टिंडल प्रभाव किसका करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन का। ऑप्शन नंबर डी। पुष्प के नर जनन अंग क्या कहलाते हैं, फिर से दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, पुंकेसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मेरा क्या हुआ, CaOCl2, CaOCl2। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण के ना, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना नहीं है, पूछा है ना। अच्छा, गंगा में कपड़ों को धोना प्रदूषण नहीं है। गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तब मछली पालना जो है प्रदूषण का उत्तरदायी कारण नहीं है ना। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा बुआ वो हमारे समझ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और ये सही है आपका जवाब, बिल्कुल राइट सभी जवाब है। आप लोग बस ध्यान पूर्वक समझिएगा ना। और 80 में केवल 40 क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको, पूरा का पूरा 80 का जवाब नहीं देना है, 40 क्वेश्चन का देना ही जवाब है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं लवण युक्त, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो हम टूथपेस्ट के रूप में उपयोग करते हैं उसमें जो है क्या होता है, क्षारीय होता है, वो अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होता है वो, टूथपेस्ट जितने होते हैं सभी के सभी क्षारीय होते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, 2 8 7। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, बोल रहा है क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग करेंगे 2 8 7, 8 2 10, 10 7 17। चलिए, सुरंगम किस राज्य के जल संग्रहण का व्यवस्था है। सुरंगम जो है किस राज्य का जल संग्रहण का व्यवस्था है, तो ये केरल का है। कहाँ का है वो, केरल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं ना। 52 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है ना। तो इसका जो 52 का आंसर हो जाएगा वो प्रकाश का सबसे रंग जो अधिक करता है, जिसके कारण मुझे आसमान क्या हुआ, नीला दिखाई पड़ता है, वो क्या रहता है, नीला।
ना नीला, और नीला का अधिक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम। क्या हो जाएगा वो? कूलम। चलिए, समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है, देखिए 120 mm। ना अनुशीतलन बोल रहा है ना, तो देखिए इसमें एक होता है सिस्टोल और एक डिस्टोल। सिस्टोल बोलेगा तो 120 mm मार देना है, और अगर जो बोलेगा क्या हुआ ना, और इसको बोलेगा तो 80 mm मार देना है ना, 80 mm। डिस्टोल में 80 और सिस्टोल में 120। फिलहाल इसका जो जवाब होने वाला है, जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं वो पूछ रहे हैं किसके बारे में? हुआ डिस्टोल के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि 80 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। चलिए अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ना हार्मोन है, तो देखिए इंसुलिन जो है क्या है? पादप हार्मोन नहीं है ना, क्योंकि इंसुलिन जो होता है कहाँ पाया जाता है? पेनक्रियाज ग्लैंड में, अग्नाशय ग्रंथि में। और अग्नाशय ग्रंथि जो है पादप में पदार्थ पादप में जो है उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा बोल रहा है क्या हुआ? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी क्या हुआ? मनुष्यों में पाए जाते हैं, यानी थायरोक्सिन भी नहीं होंगे। अगला बोल रहा है क्या हुआ? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन भी होता है मनुष्यों में, ये भी नहीं होंगे ना। साइटोकाइनिन। जी साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइटोकाइनिन। ये फल को पकाने में कार्य करता है, इसलिए क्या हुआ? इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुक्रस्ट चाप पर, चालक के तापमान पर, और क्या हुआ? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हुआ? 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं, Na2CO3 × 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ना, तो जो है रुधिर में, रुधिर बोलते हैं रक्त को हुआ ना, तो जो है रोकने में मदद कौन करता है ना, तो इस जो है यानी कि मान लीजिए कहीं पे शरीर आपका कट छट गया, तो ब्लड को जो रोकने में काम करता है वो प्लेटलेट्स करता है। कि ये कौन करता है? प्लेटलेट्स। आगे कौन बोला है? निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? ना गैनोरिया। गैनोरिया तो हो गया क्या हुआ? यौन संबंधी रोग हो गया। सिफिलिस, ये भी हो गया यौन संबंधी रोग। मस्सा, सी जो है आपका 59 नंबर का अगर जो बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्सा। क्या हुआ? मस्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार दीजिएगा। चलिए विद्यार्थी, आगे हम लोग देखते हैं ना, आवाज़ बंद। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ना, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलाना अनुकूलन नहीं है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 60 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है बुआ, उसमें पूछ रहा है क्या कि हम लोग जो पैदल चलना साइकिल पर्यावरण के अनुकूलन है, साइकिल से चलना ये भी अनुकूलन है, और मोटरसाइकिल से, भैया मोटरसाइकिल से चलिएगा तो प्रदूषण भी होता है जो पर्यावरण के लिए क्या रहता है? हानिकारक रहता है, इसलिए ये क्या है? सही नहीं है। लेकिन आज के लोग सभी मोटरसाइकिल से ही चलना पसंद करते हैं ज़्यादा। चलिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ना, यानी कि एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है, Fe है। गलनांक यानी कि सबसे जल्दी में गम, यानी थोड़ा सा भी तापमान मिलता है तो वो गल जाता है, तो किसका गलनांक सबसे अधिक है ना? तो हम लोग देखेंगे 61 का ना, तो एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का, और क्या हुआ? Fe का। अगर जो बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा किसका हुआ? सोडियम का हो जाएगा, सोडियम का। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का किसका हुआ? अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक। सॉरी, अवतल दर्पण का धनात्मक नहीं होता है, गलत, रॉन्ग, मिस्टेक ना। इसमें हो जाएगा समतल दर्पण का। क्या हुआ? समतल दर्पण का फोकस क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। लेकिन दर्पण बोल रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर उत्तल लेंस दिया है, इसका जो समतल दर्पण में कैसे होगा? नहीं हो पाएगा समतल दर्पण में। इसका ऑप्शन गलत दिया है, वो उत्तल लेंस नहीं होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, ये उत्तल लेंस नहीं, बिल्कुल क्या हुआ? उत्तल दर्पण होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? क्या हुआ? उपधातु। जेडेन यानी जिंक, कैल्शियम यानी Ca जी, और क्या हुआ?
Ga जर्मेनियम, यही हो जाएंगे उपधातु ना, जर्मेनियम Ge। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, मरकरी भी दे रखा है ऑप्शन में, तो पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। लेकिन अधातु बोल रहा है और पारा तो धातु है, तो यानी कि ब्रोमीन ही होगा जी, ब्रोमीन मार दीजिएगा। 64 का आपका बी आंसर हो जाएगा, 64 का बी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं ना। अगर जो बात किया जाएगा तो स्वच्छ यानी ऊर्जा है, कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। भैया अगर जो बात किया जाएगा तो इसमें तो देखे जाए तो ये जो है प्राकृतिक गैस, ये जो स्वच्छ है, क्या है? प्राकृतिक गैस जो है स्वपोषी पोषण के लिए। अगले क्वेश्चन 6 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं पर्णहरित, पर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। भैया इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। कहा कि सब रहेंगे तब इसमें जाकर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इनमें से सभी। चलिए, निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बटे आर, V बराबर आर बटे आई, V बराबर आई इंटू आर, V बराबर आई इंटू आर हो जाएगा, V बराबर आई इंटू आर। आगे क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन से एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प ना, गुड़हल पुष्प, और आपका क्या हो जाएगा ना, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प। पपीता पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं, पपीता पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। केचुआ हो जाएगा, क्या हुआ? उभयलिंगी जंतु। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ना, तो मीथेन हो जाएगा सबसे सरल यौगिक। सबसे सरल यौगिक क्या हो जाएगा? मीथेन। आगे क्या बोल रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है हुआ, तो आप लोग को पता होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। आगे ना, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा हुआ? काला, जबकि नीचे से हम लोग नीला देखते हैं। मेरुरज्जु निकलता है प्रामस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंछ से ना, और क्या है लास्ट में? मेडुला से। तो ये जो मेरुरज्जु निकलता है ना, वो जो है आपका कहाँ से निकलता है बुआ? आपका प्रामस्तिष्क से, प्रामस्तिष्क से। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अगर जो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछे तो वो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2n², ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वो जो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है? अवरक्त किरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण से बचाता है। किससे बचाता है? पराबैंगनी किरण से। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो है द्वि आबंध बनाए जाएंगे। कितने आबंध? द्वि आबंध। हमारे शरीर के किस पीएच पारस के बीच में कार्य करता है? भैया इसमें अगर जो ऑप्शन दिया गया है तो आप हम लोग जानते हैं 9 से 11, लेकिन यहाँ तो दिया ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपको डी मार लेना है। सबसे जो अधिक है उसी को मार लेना है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण अधिकांश अपवर्तन के कहाँ होता है? अपवर्तन कहाँ होता है? वो नेत्र में जो है अपवर्तन की घटना होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। चलिए विद्यार्थी, जय हिंद। बस आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।